नमस्कार दोस्तों, सिद्धि विनायक के YouTube चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह 1301 से 1303 तक शासक रहते। 1301 से 1303 तक, यानी कि आज अपने पद्मिनी की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रावल रतन सिंह जो थे वो रावल शाखा के अंतिम शासक थे। रावल शाखा के अंतिम शासक थे। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, उसके बाद में 1326 के अंदर हमीरदेव सिसोदिया चित्तौड़ पर पुनः अधिकार करता है और वहां से राणा शाखा प्रारंभ हो जाती है। तो ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे। अब देखिएगा दोस्तों, रावल रतन सिंह के समय जो पद्मिनी और राज्य का सबसे बड़ा जौहर, उसके दो मत हैं। एक मत तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा दिया गया है, जो कि उनके ग्रंथ पद्मावत के दौरान है, और दूसरा अन्य मत है जिसमें अधिकतर विद्वान ये कहते हैं कि सीधा ही युद्ध हुआ। तो अपने उन दोनों ही मतों की बात है वो आज के इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, पहले अपने बात करते हैं काल्पनिक मत की। काल्पनिक मत, पहले अपने काल्पनिक मत है उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, और मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है, मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत। पद्मावत ये जो ग्रंथ है वो 1540 में लिखा गया, यानी कि 1540 में लिखा गया। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ये ग्रंथ है वो लिखा जाता है। अब देखिएगा, इस ग्रंथ के अनुसार, पहले मैं सारी बातें इस ग्रंथ के अनुसार करूंगा, फिर दूसरे मत की बात है वो करूंगा। तो इस ग्रंथ के अनुसार क्या कहा गया है कि जो पद्मिनी थी, पद्मिनी वो सिहल राजकुमारी थी। सिहल यानी कि श्रीलंका राजकुमारी थी, श्रीलंका की राजकुमारी थी। पिता इसके गंधर्व सेन थे, गंधर्व सेन, और माता जो थी वो चंपावती थी। माता इसकी चंपावती थी। इसके पास एक पालतू तोता था जिसका नाम था हीरामन। हीरामन। अब देखिएगा दोस्तों, पद्मावत ग्रंथ में आगे क्या लिखा गया है कि ये जो तोता होता है, इसका एक दिन पिंजरा खुला रह जाता है और ये उड़ता है। उड़कर ये कहाँ आ गया? उड़कर ये गांगरोन दुर्ग में आ गया। गांगरोन दुर्ग पे आ जाता है। गांगरोन दुर्ग से इसे एक शिकारी पकड़ लेता है। शिकारी इसको पकड़ लेता है। शिकारी ने पकड़ा और शिकारी इसको पकड़कर रावल रतन सिंह को बेच देता है। और ये हीरामन जो तोता है वो मानव भाषा बोलता था, तो वो रावल रतन सिंह को क्या करता है, पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताता है। पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताता है। तो रावल रतन सिंह जब उसके सौंदर्य की प्रशंसा सुनते हैं तो वो बड़े ही अंतर्मुक्त हो जाते हैं और वो श्रीलंका चले जाते हैं। अब श्रीलंका जाने के बाद में वो श्रीलंका के राजमहल के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। एक दिन
रतन सिंह के ऊपर गंधर्व सेन की नजरें पड़ जाती हैं और वो अपने सैनिकों को भेजकर रतन सिंह को वहां से बुलवाते हैं और आते ही वो रतन सिंह से पूछते हैं कि आप ब्राह्मण नहीं हो, आपके मुख का तेज बता रहा है कि आप ब्राह्मण नहीं हो। तब रतन सिंह सोचते हैं भी आज तो फंस गए, झूठ बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। तब वो बताता है कि मैं मेवाड़ का राजकुमार हूं। किस योजन से आए? तो बोला भी मैंने तो राजकुमारी के सौंदर्य का सुना था, इसलिए मैं विवाह की इच्छा से आया। तो इन दोनों का क्या हो जाता है, आपस में विवाह है वो हो जाता है। विवाह होने के बाद में जब रावल रतन सिंह और पद्मिनी दोनों चित्तौड़ आते हैं, चित्तौड़ आने पर एक धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। एक धार्मिक उत्सव होता है और कहां पर? चित्तौड़ में। धार्मिक उत्सव चित्तौड़ में। तो इस धार्मिक उत्सव के अंतर्गत रावल रतन सिंह, इनकी पत्नी पद्मिनी और एक ब्राह्मण होता है, एक ब्राह्मण राघव चेतन, राघव चेतन। तो उस धार्मिक उत्सव के अंदर जब पद्मिनी दान कार्य कर रही होती है तो ये जो राघव चेतन नाम का ब्राह्मण होता है ना, ये पद्मिनी को देखता है और देखने के बाद में इससे विवाह करना चाहता है। ये सोचता है कि इससे मैं विवाह कर लूं। अद्भुत सुंदरता थी पद्मिनी की, विवाह करने की इच्छा रखता है। ये जादू टोने में दक्ष था, जादू टोने में दक्ष था। इसको जादू टोना आता था। पद्मिनी को देखता है, पद्मिनी को देखकर विवाह करने की इच्छा व्यक्त करता है। जब इस बात की सूचना रावल रतन सिंह को मिलती है तो रावल रतन सिंह सोचता है भी युद्ध हुआ तो मैं इसको पराजित कर दूंगा, लेकिन इसको तो जादू टोना आता है, बड़ी मुश्किल से तो 12 सालों में जाकर लेकर आया हूं और कहीं जादू टोना करके ले न जाए। इसलिए रावल रतन सिंह क्या करता है, इसको राज्य से बाहर निकाल देता है। बाहर निकाला, इसको देश निकाला दे देता है, देश निकाला दे देता है। यहां से राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी की शरण में जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की शरण में जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जो था वो मुंहफट था, यानी कि बोलता बहुत था। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिक से बातें कर रहा था, अपने मंत्रियों से, और मंत्रियों से कह रहा था कि पूरे भारत पर अपना आधिपत्य है, इतने बड़े बड़े अपने पास राजमहल हैं, सभी राजा मेरे सामने सिर झुकाते हैं और इतनी सुंदर सुंदर रानियां हैं। जैसे ही सुंदर सुंदर रानियों का जिक्र आता है वैसे ही राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी को कहता है भी तेरे पास कौन सी रानी है, रानी जो है वो तो रावल रतन सिंह के पास है। तो राघव चेतन पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताता है और अलाउद्दीन खिलजी उसे प्राप्त करने की मनसा से चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है, चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। ये सारा जो है वो पद्मावत ग्रंथ के अनुसार है, ये सारा कुछ पद्मावत ग्रंथ के अनुसार है। यानी कि सिंहल राजकुमारी थी, गंधर्व सेन चंपावती की पुत्री थी। रावल रतन सिंह वहां जाते हैं साधु के भेष में और फिर वो पद्मिनी से विवाह करके पुनः चित्तौड़ आ जाते हैं। चित्तौड़ आने के बाद में धार्मिक उत्सव में राघव चेतन उनको देखता है, विवाह करने की इच्छा व्यक्त करता है। रतन सिंह राघव चेतन को देश निकाला दे देते हैं। राघव चेतन ही अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताता है। और पद्मावत ग्रंथ में फिर लिखा हुआ है कि इसके बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी
चित्तौड़ का घेरा डालते हैं और चित्तौड़ के घेरे में कोई बात नहीं बनती है, तो वो कहते हैं भी चलो पद्मनी नहीं, लेकिन पद्मनी की मेरे को शक्ल तो दिखा दो। तो जो पद्मनी महल है, उस पद्मनी महल में यहाँ अलाउद्दीन को बिठा दिया जाता है। अलाउद्दीन को बिठाने के बाद में यहाँ दर्पण लगा दिया गया। पद्मनी आई, यहाँ दर्पण में शक्ल दिखी और वो इस पेड़ी से अपने ऊपर चली गई। यानी कि कुल मिला के अलाउद्दीन खिलजी को दर्पण में कह लो, पानी में कह लो, विभिन्न मत हैं, तो उसकी छवि यानी कि उसकी शक्ल है वो दिखा दी गई। अब देखिएगा, शक्ल दिखाने के बाद में नैतिकता के नाते जब रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग से बाहर छोड़ने गए और दुर्ग के मुख्य दरवाजे पर वो खड़े दोनों बात कर रहे थे, अलाउद्दीन और रावल रतन सिंह, तो अलाउद्दीन क्या करता है, रावल रतन सिंह को धक्का दे देता है और रावल रतन सिंह लुढ़क कर सामने चले जाते हैं और मुस्लिम सेना उसको बंदी बना लेती है। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग में एक मैसेज भेजते हैं कि पद्मनी को दे जाओ और रावल रतन सिंह को ले जाओ। तो फिर क्या होता है, गोरा और जो बादल होते हैं वो 1600 पालकी तैयार करवाते हैं, उनमें 4-4, 5-5 सैनिक बिठाते हैं और वो पालकियां अलाउद्दीन के सीवर में पहुंच जाती। सीवर में जाने के बाद में वो कहते हैं कि पद्मनी अंतिम बार रावल रतन सिंह से मिलना चाहती है, क्योंकि रतन सिंह को कहाँ बंदी रखा गया ये जानना भी जरूरी था। और जैसे ही गोरा और बादल को ये पता लगता है कि इस सीवर में रतन सिंह है, तो वो वहाँ धावा बोल देते हैं और रतन सिंह को रिहा करवा के चित्तौड़ ले आते हैं। उसके बाद में पद्मावत ग्रंथ कहता है कि जब रसद सामग्री समाप्त हो गई तो फिर बहुत ही भयंकर है वो युद्ध होता है। यानी कि वो इस प्रकरण के बाद में युद्ध बताते हैं, इस प्रकरण के बाद में युद्ध बताते हैं। अब देखिए, जो वास्तविकता थी वो वास्तविकता अपने पहले भी बात कर चुके हैं, जो चौहान शासकों के समय वीडियो था उसमें भी अपने इस चीज़ की बात कर चुके हैं कि वास्तविकता क्या थी। वास्तविक जो मत था वो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली, और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1298 में वो भारत विजय की योजना बनाता है, भारत विजय की योजना बनाता है। और गुजरात अभियान उसका रहता है 1298 में। अब देखिए, यहाँ जालोर, यहाँ मेवाड़, तो यदि गुजरात जाना है या दक्षिणी भारत जाना है तो रास्ता या तो जालोर होगा या मेवाड़ होगा। तो वो जालोर और मेवाड़ दोनों को ही जीतता है, क्योंकि दक्षिणी भारत में देवगिरी, बारगल, ये जो जितने भी राज्य थे और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जीते, इन सभी राज्यों को जीतने के लिए या दक्षिण जाने के लिए रास्ता यही था, क्योंकि ये भाग बहुत ही घना जंगल था, इसमें से जाना असंभव था। तो चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसका सामरिक यानी कि युद्ध की दृष्टि से और भौगोलिक दोनों ही महत्व है। तो देखिएगा, चित्तौड़ जो दुर्ग है ना, चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो गंभीरी और बेड़च नदी, कौन सी नदियां, गंभीरी और बेड़च, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर मेसा के पठार पर बना हुआ है। कौन से पठार पर बना हुआ है, मेसा के पठार पर बना हुआ है। अब अलाउद्दीन की सेना आती है, अलाउद्दीन की सेना आती है और इस दुर्ग को घेर लेती है। सैनिक यहाँ दुर्ग को घेरे हुए बैठे हैं और अलाउद्दीन खिलजी का जो सीवर है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ी डूंगरी पर सीवर लगा के बैठे। डूंगरी छोटी पहाड़ी को कहते हैं, चित्तौड़ी डूंगरी पर सीवर लगा के बैठे। यहाँ लगभग
1303 में 7 माह का ये घेरा रहता है। कितने महीने का? 7 महीने का घेरा रहता है। इन 7 महीनों के दौरान जो ये सेना बैठी है, इस सेना को यहां से हटाने के लिए लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हो जाते हैं। लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हो जाते हैं और लक्ष्मण सिंह के जो पुत्र थे वही थे हमीरदेव सिसोदिया, जो पुनः चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं और उन्हें विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है या वीर राजा की उपाधि दी गई है। ये जो सारा घटनाक्रम है, यानी कि चित्तौड़ी डूंगरी पर अलाउद्दीन का सीवर था, लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हो जाते हैं, 7 माह का घेरा रहता है और इसका जो दक्षिण जाने के लिए सामरिक और भौगोलिक जो महत्व था, इन सब का सजीव चित्रण अमीर खुसरो करते हैं। अमीर खुसरो करते हैं और अमीर खुसरो का ग्रंथ खजाइनुल फुतुह। तो मैं आपको पहले चौहानों के वीडियो में बता चुका हूं, अमीर खुसरो का ग्रंथ खजाइनुल फुतुह अलाउद्दीन के सभी आक्रमणों की जानकारी है वो देता है। तो देखिएगा, एक काल्पनिक मत मलिक मोहम्मद जायसी का वो पद्मावती को देखकर रखता है, लेकिन अधिकतर विद्वान क्या मानते हैं? अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि चित्तौड़ का सामरिक महत्व था। तो कुछ बातें इसमें, जैसे चित्तौड़ दुर्ग मेसा के पठार पर, बेड़च और गंभीरी नदी पर, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चुटकुलों से कुछ नहीं बनने वाला है, मूल मुद्दे पर बात करनी होगी, ठीक है। तो ये सारा वर्णन है वो अमीर खुसरो करता है और अलाउद्दीन का जो सीवर होता है वो चित्तौड़ी डूंगरी पर होता है। दोस्तों देखिएगा क्या होता है कि जब लंबा घेरा रहता है, कोई बात नहीं बनती है, तो फिर रावल रतन सिंह जो है वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि एक न एक दिन रसद सामग्री है वो समाप्त होगी और युद्ध अपने को करना ही करना होगा। तो 1303 और चित्तौड़ का युद्ध होता है 1303 में। अब देखिएगा, रावल रतन सिंह के जो सेनापति थे गोरा और दूसरे बादल, और सामने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है। तो उस समय मुस्लिम सेनाएं थी वो विशाल होती थी, जबकि राजपूत सेनाएं थी वो छोटी छोटी होती थी। तो बड़ा ही भयंकर युद्ध है वो होता है और इस भयंकर युद्ध के अंदर गोरा और जो बादल है और समेत रतन सिंह वीरगति हो जाती है। यानी कि ये जो तीनों के तीनों हैं वो युद्ध में मारे जाते हैं। जब ये तीनों इस भयंकर युद्ध में मारे जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में चित्तौड़ का प्रथम जौहर होता है। चित्तौड़ का प्रथम जौहर ध्यान रखना है। चित्तौड़ में 3 हुए, 1303, 1534 और 1568। तो चित्तौड़ का पहला जौहर होता है। चित्तौड़ के इस पहले जौहर में नेतृत्व है वो पद्मिनी करती है। नेतृत्व कौन करती है? पद्मिनी करती है। और पद्मिनी जो थी वो रावल रतन सिंह की पत्नी थी, अपने पहले भी बात कर चुके हैं। इसके बाद में इस जौहर में इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है यह राज्य का सबसे बड़ा जौहर था, क्योंकि इसमें 16,000 महिलाओं ने जौहर किया था। राज्य का सबसे बड़ा जौहर था।
फिर ये भी ध्यान रखना आपने, यह प्रथम अग्नि जौहर था, यह प्रथम अग्नि जौहर था, क्योंकि 1303 से पहले राजस्थान में मात्र एक जौहर होता है जो 1301 में होता है, और कहाँ होता है, रणथंभौर में होता है। और उसके लिए अपने जानते हैं कि रणथंभौर राजस्थान का पहला जौहर और एकमात्र जल जौहर, तो ये जल जौहर था, तो इसलिए ये प्रथम अग्नि जौहर सबसे बड़ा जौहर, और चित्तौड़ का भी ये प्रथम जौहर। तो ये इस भयंकर युद्ध में मारे जाते हैं। गोरा और बादल के लिए बड़ा मर्मश वर्णन आता है कि गोरा है उसका सिर कट जाता है, उसके बाद भी वो लड़ता रहता है। तो इस प्रकार के जो वर्णन है वो अपने को अलग अलग ग्रंथों से मिलते हैं, लेकिन मूल यही कि आमने सामने के युद्ध में रावल रतन सिंह, गोरा और बादल है वो मारे जाते हैं, और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर है कर लिया जाता है। इसके बाद में क्या है, अलाउद्दीन चित्तौड़ में कत्लेआम का आदेश दे देते हैं, यानी कि वो यहां पर बहुत सारे लोगों को मरवाते हैं, लगभग 30,000 लोग हैं वो मारे गए। दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्जर खां के नाम पर खिज्राबाद रख देते हैं। खिज्राबाद किसका नाम, चित्तौड़ का नाम, और प्रशासक जो है ना वो खिज्जर खां को बनाते हैं, प्रशासक खिज्जर खां को प्रशासक बनाते हैं, और खिज्जर खां के नाम पर ही चित्तौड़ का नाम बदल देते हैं, चित्तौड़ का नाम। तो अलाउद्दीन खिलजी 3 स्थानों का नाम बदलते हैं, मैं मेरे पहले 54 वाले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। 1303 चित्तौड़ का नाम खिजराबाद, 1308 सिवाना का नाम खेराबाद, और 1311 जालोर का नाम जलालाबाद। तो इस प्रकार से ये युद्ध होता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जब 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु होती है तो खिज्जर खां जो है वो दिल्ली चले जाते हैं, और इसके स्थान पर मालदेव मुछेला, कन्नड़ देव सोनगरा का भाई, उसको क्या बनाया जाता है, यहाँ पर चित्तौड़ का प्रशासक बनाया जाता है। फिर 1326 में हमीर देव सिसोदिया जो रहते हैं वो पुनः चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं, और वहीं से राणा शाखा की स्थापना होती है। उसके बाद के जितने भी शासक थे वो राणा या महाराणा कहलाए, जैसे जैसे राणा लाखा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, ये सारे इसके बाद में राणा कहलाए। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही मत हैं, और दोनों ही मतों में आपने ध्यान रखना है, वहां भी काल्पनिक मत है हालांकि, लेकिन प्रश्न है वो पूछे जा चुके हैं भी। अलाउद्दीन खिलजी को कौन पद्मिनी के बारे में बताता है, तो राघव चेतन बताता है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, पद्मावत में। ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो जय हिंद दोस्तों।